फ्रेंड्स आ गए हैं आप लोग की ऐसी वीडियो लेके जो कि आज से पूरे यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपने कभी ना देखी थी और ना कभी देखोगे तो टारगेट सेमेस्टर पे ही देखोगे। ठीक है, तो आप लोग का हुक्म और उसको हम पालन ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। आप लोग लगातार वीडियो पे इतना अच्छा रिस्पांस कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं, आप लोग को सपोर्ट अच्छा कर रहे हो, तो हम भी अंदर से मोटिवेट होते हैं आप लोग के लिए कुछ और अग्रसर होने के लिए। तो अग्रसर के साथ सभी प्रश्नों का संग्रह लेकर आप लोग के साथ आए हुए हैं। हर चैनल पे हर जगह आप लोगों ने एमसीक्यूज पढ़ के आप लोग बोर हो चुके हो, बोल रहे हो नया नया कुछ नया यूनिक करिए। तो यूनिक करने के लिए टारगेट सेमेस्टर जाना जाता है। तो आज आप लोग के लिए पूरा थ्योरी का जो सेशन है वो लेकर आए हैं। थ्योरी के साथ उनकी पूरी आप लोग को दीनदयाल उपाध्याय के पूरा परिचय के बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। ठीक है, और यहीं से आपके सारे जो क्वेश्चन हैं यहीं से बनेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और चलिए आप कंटिन्यू करते हैं आपकी क्लास। देखिए मज़ा क्या है कि अगर आप क्लास में कहीं भी आप पढ़ते हो उसके बाद उसको रिवीजन कर लेते हो तो वो चीज़ें हमेशा के लिए आपके मन में बैठ जाती हैं। कहीं भी कुछ भी रहता है तो आप आराम से उसको पढ़ लेते हो, याद हो जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ, मैंने आपको क्लास में मैं जो बताऊंगा उसको पढ़ लेना, और कैसे आप लोग अपना खुद से रिवीजन करोगे आपको मैंने नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं। targetgurukul.com वेबसाइट पे आना है, 3 लाइन पे क्लिक करना है, पोस्ट पे क्लिक करना है। पोस्ट पे क्लिक करने के बाद क्या होगा आपके साथ, आपके पास पूरा जो नोट्स है वो आ जाएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन परिचय। इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप उम्मीद करते हैं कि एमसीक्यूज होगा, वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया होगा, पीडीएफ आप लोगों ने। ठीक है, चलिए आज की थ्योरी क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए वीडियो काफ़ी यूनिक रहने वाली है। कुछ अच्छे तरीके से आपके मन में सारे जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर आपको डालते चले जाएंगे। आप लोग को उसके एमसीक्यू बनाना है। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर देना। ठीक है, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करना है। ठीक, क्योंकि आप लोग के एग्जाम है और आपके एग्जाम के लिए हम एफर्ट लगा रहे हैं जिससे कि आपका सेमेस्टर अच्छा जाए। अगर आपका सेमेस्टर अच्छा जाएगा तो आप हमें पॉजिटिव फीडबैक देंगे, हमें सपोर्ट करेंगे, जिससे कि हमारा भी जो एम है, हमारा भी जो लक्ष्य है अधिक बच्चों तक पहुँचना, वहाँ तक हम पहुँच पाएंगे। वीडियो को लाइक करने के लिए इसे बोला जाता है कि आप जब वीडियो को लाइक करते हो तो ये वीडियो अधिक लोगों तक पहुँचती है। ठीक है, समझ रहे हो वीडियो को लाइक करने का मकसद क्या होता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भारत की एक ऐसी हस्ती थी जिन्होंने अपने कार्य एवं विचारों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। ये पेशे से एक महान राजनेता थे। समझ रहे हो, यहाँ पे देखते रहो, एक एक लाइन में एक एक एमसीक्यू छिपे हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को हम ऐसे अभी अब डिफाइन करेंगे, आप देखते रहो, बस क्लास को मजे से पढ़ते रहो। ठीक, स्किप मत करना बिल्कुल। जो कि भारतीय जनसंघ नामक बड़ी पार्टी के अध्यक्ष थे। ये वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नाम से जाना जाता है। क्या यहाँ पे देखिए, अब 2 लाइन मैंने पढ़ा, 2 पैराग्राफ, आपको इससे क्या हुआ, मतलब वो पेशे से क्या थे, एक राजनेता थे। क्या थे, एक राजनेता थे। किस पार्टी के थे, तो वो फिर जो पार्टी थी वो आपका था कि भारतीय जनसंघ। ठीक है, भारतीय जनसंघ पार्टी के वो नेता थे। जो भारतीय जनसंघ है उसका नाम बदल के आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, आप अच्छे से इसके बारे में जानते होगे, समझते होगे। ठीक, इतना पैराग्राफ पे चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कि उन्होंने भारत की आज़ादी के बाद लोकतंत्र को अलग परिभाषा देते हुए भारत के निर्माण के लिए कई कार्य किए, जिससे वे आज भी उसी महात्मा को अध्ययन करते हैं जो कि कुछ न कुछ अपना योगदान हमारे देश में, हमारे समाज के लिए कुछ न कुछ किया है। तो आप लोग आगे देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या योगदान दिया है, क्या इनकी सोच थी, क्या इनके बारे में पूरी चीज़ें, वो सब कुछ एनालिसिस करके आपको बताएंगे। एक पैराग्राफ आपने देख लिया, क्या क्या आपने देखा कि जो बीजेपी है वो पहले क्या इसका नाम था, भारतीय जनसंघ नामक पार्टी थी। इसी के वो राजनेता थे और वो एक पेशे से एक नेता थे। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, यानी कि परिचय, इंट्रोडक्शन है, इसको आपको जान लेना जरूरी है, जो कि आप एमसीक्यू माध्यम से पहले हम बता चुके हैं। उम्मीद करता है वो सभी चीज़ें पहले से पता होंगी। इनका पूरा नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय था। इनका उपनाम, निकनेम जो बोलते हैं, दीना था। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ 25 सितंबर 1916 ईस्वी थी। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। आगे बढ़ते हैं। जन्म स्थान जो था वो चंद्रभान गाँव, मथुरा, उत्तर प्रदेश था। यहाँ पे उम्र जो थी ये 51 साल की उम्र इनकी थी। ठीक है, यहाँ पे हम पाँचवा जो हमारा मुख्य तथ्य है, यहाँ पे राष्ट्रीयता या नेशनलिटी इनकी भारतीय थी, ये भारतीय थे। ठीक है, उसके प्रसिद्ध ये राजनेता थे। आपने पहले पैराग्राफ में पढ़ चुका है कि ये क्या थे, पेशे से राजनेता थे। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका 7वां है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ जो पहले इसका नाम था, ये भी आपका क्लियर हो चुका है। इनकी राशि क्या थी, तुला राशि के थे, और मृत्यु इनकी कब हुई थी, 11 फरवरी 1968 ईस्वी में। मृत्यु का स्थान कहाँ था, तो मुगल सराय जंक्शन, यहाँ पे रेलवे स्टेशन, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये मुख्य तथ्य आपको हम उम्मीद करते हैं कि पहले से पता भी होंगे, नहीं पता होंगे तो आज पता हो गए होंगे। क्लियर, आपको यहाँ पे अब तक आपको अंदर से मोटिवेशन, अंदर से वो एनर्जी आनी चाहिए कि हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद मुझे कुछ ना कुछ मिल रहा है।
मुझे कुछ यूनिक जानने को मिल रहा है और समझाने का तरीका इस बार कुछ हमारा अलग है। एमसीक्यू के माध्यम से नहीं, आपको वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से कुछ सारी चीज़ें क्लियर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारी एक पहल है। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये पहल अच्छी लग रही होगी। अच्छी लगी हो या फिर कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे हेल्पफुल लगती हो, वीडियो को जरूर लाइक करना और वीडियो के कमेंट में अपने जो आपका जो फीडबैक है, जो आप यहाँ से वैल्यू ले रहे हो, उसको ज़रूर बताना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय जी का परिचय, यहाँ पे आप आगे थोड़ा सा और इनको और गहराई से समझिए कि माता का नाम इनके राम प्यारी था। ठीक है, पिता का नाम क्या था? भगवती प्रसाद उपाध्याय जी इनके पिताजी का नाम था। दादाजी का नाम पंडित हरिराम उपाध्याय था। नानी का नाम पंडित चुन्नी लाल था। उसके बाद यहाँ पे भाई का नाम शिवदयाल उपाध्याय था। ठीक, ये भी इंट्रोडक्शन आपके मन में पहले से होगा, नहीं होगा तो अब हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला इनका कुछ आप लोग पैराग्राफ को हम पढ़ते हैं। छोटी उम्र से ही संघर्षों भरा जीवन जीते दीनदयाल उपाध्याय समाज के लिए एक मिसाल है। ठीक है, कहा जाता है कि यह एक मध्यम वर्गीय परिवार का इच्छा थे। इनके दादाजी पंडित हरिराम उपाध्याय एक पौराणिक ज्योतिषी थे। क्या थे? पौराणिक ज्योतिषी थे। यहाँ पे एमसीक्यूज बन सकते हैं, आपको एमसीक्यू बनाना खुद से भी आना चाहिए। दिमाग थोड़ा सा अंदर लाओगे तभी तो चीज़ों को समझोगे। ठीक है, आपको हम बना बनाया आपके मुंह में खिला दे तो क्या मजा उसका है। ठीक है, थोड़ा खुद बनाओ तब पता चलेगा कैसे बनता है, इसका फिर स्वाद कैसा आता है। फिर देखो, उनके पिता जलसेर में सहायक स्टेशन मास्टर थे। उनके पिता क्या थे? अब देख लीजिए, क्या यानी दादाजी उनके क्या थे? यहाँ पे पौराणिक ज्योतिषी थे। उनके पिता क्या थे? तो जलेसर में सहायक स्टेशन मास्टर थे। उनकी माता एक धार्मिक रीति रिवाज को मानने वाली महिला थी। ठीक है, तीनों बारे में, दादाजी बारे में जान लिया, उनके पिता के बारे में जान लिया, उनके माता के बारे में जान लिया। ठीक है, इसके अलावा उनके परिवार में उनके भाई शामिल थे। उनमें से 2 साल छोटे थे। ठीक है, ये उनसे 2 साल छोटे थे। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि यहाँ पे उनकी जो जीवनी है उसके बारे में, यहाँ अगर आप अगर क्लास को एंजॉय करो तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे सन 1918 में जब उनके पिता की मृत्यु हुई, उनके पिता की मृत्यु यहाँ पे आप देख लीजिए 1918 में। एक कहानी जब आप लोग सुनते हो, कहानी के थ्रू आप सारी चीज़ों को पढ़ते हो तो आपको याद रहेगा। देखिए, मैं कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। ठीक, बचपन में अपने दादा दादी मम्मी पापा किसी न किसी से कहानी सुनी होगी और वो कहानी आज तक आपके मन में कहीं ना कहीं होगी। ठीक है, अब जैसे सुनते हो बोलते हो हाँ मैं ये कहानी सुना हूँ, यहाँ सुना हूँ, वहाँ सुना हूँ। ठीक है, तो आज एक कहानी मैं सुनाता हूँ, इसको सुनिए। सन 1918 में जब उनके पिता की मृत्यु हुई तब उनकी उम्र केवल 2.5 साल थी। ठीक, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण बंद हो गया था। तब उनके नाना जी ने उनके परिवार को संभाला। उसके बाद उनकी माता जी की भी बीमारी के चलते मृत्यु हो गई। ठीक, इससे दीनदयाल जी एवं उनके भाई दोनों अनाथ हो गए। ठीक है, किंतु उनका पालन पोषण उनके ननिहाल में बेहतर तरीके से हुआ। उनका ननिहाल फतेहपुर सीकरी के पास स्थित गांव गुड़ की मंडी का था। जब वे केवल 10 वर्ष के थे तब उनके नाना जी का भी देहांत हो गया था। इस तरह से उन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में अपने परिवार को खो दिया। अब उनका केवल एक ही सहारा था, उनका भाई शिवदयाल। ओके, आगे कहानी को कंटिन्यू करते हैं। वे दोनों अपने मामा जी के साथ ही रहते थे। उनके मामा ने उन्हें अपने बच्चों की तरह पाला था। दीनदयाल जी ने अपने भाई से बहुत प्यार करते थे। ठीक है, वो अपने भाई से बहुत प्यार करते थे। उनके भाई को छोटी उम्र में ही एक गंभीर बीमारी लग गई थी, जिसके कारण उन्होंने अपने भाई शिवपाल को एक अभिभावक के रूप में संभाला। किंतु उनके भाई की 18 नवंबर सन 1934 में उस बीमारी के चलते मृत्यु हो गई। 18 नवंबर 1934 में एक बीमारी के कारण उनके भाई की मृत्यु हो गई। इसके बाद उन्हें अकेलापन लगने लगा और वे दुखी रहने लगे, क्योंकि जब उनके परिवार का उनके साथ कोई भी नहीं बचा था। परंतु उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी पढ़ाई पूरी करने का फैसला किया। क्लियर? यहाँ पे आपको उम्मीद करते हैं बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो कि आपके मन में आ गए होंगे, उसको हम क्लियर नहीं करेंगे जिससे कि आपके पास टाइम बिल्कुल कम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दीनदयाल जी की शिक्षा के बारे में जानिए। स्कूली शिक्षा इनका जो था वो सीकर के हाई स्कूल से हुआ। ठीक है, उसके बाद इंटरमीडिएट जो था वो पिलानी के जीडी बिड़ला कॉलेज से हुआ। इनका बीए जो था ये सनातन धार्मिक कॉलेज कानपुर से कंप्लीट किए और जो एमए है ये सेंट जॉन कॉलेज आगरा से इन्होंने कंप्लीट किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे 2 पैराग्राफ और है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, अब ये पैराग्राफ आपको जब मैं पढ़ूंगा तो ऊपर की सारी चीज़ें आपकी क्लियर होने वाली हैं। देखिए इन्हें क्या बोलते हैं। इन्होंने सीकरी में हाई स्कूल पढ़ाई की। ठीक है, दीनदयाल जी बचपन में काफ़ी बुद्धिमान एवं उज्ज्वल थे।
उन्होंने स्कूल एवं कॉलेज के कई स्वर्ण पदक एवं प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते। महाराजा कल्याण सिंह जी ने उन्हें पुरस्कार के रूप में किताब के लिए 250 रुपये और मासिक आधार पर 10 रुपये प्रदान किए। कौन प्रदान किया? तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि महाराजा कल्याण सिंह द्वारा इनको 250 रुपये और मासिक आधार पर 10 रुपये प्रदान किए। उन्होंने पिलानी के जीडी बिड़ला कॉलेज में प्रवेश लिया था और वहाँ उन्होंने इंटरमीडिएट की शिक्षा प्राप्त की। इसमें वो प्रथम श्रेणी में पास हुए। ठीक है, उन्होंने प्रथम श्रेणी से पास किया अपना ग्रेजुएशन। इसके बाद वे कानपुर चले गए। वहाँ उन्होंने कानपुर विश्वविद्यालय एवं सनातन धार्मिक कॉलेज से बीए यानी स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसमें वो भी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए, यानी यहाँ पे उनका इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन यानी बीए भी वो फर्स्ट श्रेणी से पास हुए। फिर उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में यानी कि जो एमए किए वो अंग्रेजी साहित्य से उन्होंने एमए किया। ठीक है, और वे पढ़ाई करने के लिए आगरा गए, किंतु उनके मामा की बेटी के अचानक बीमार हो जाने के कारण उन्होंने अपनी एमए की पढ़ाई पूरी नहीं की और बीच में छोड़ दी। इस दौरान उनकी बहन का भी देहांत हो गया। ठीक है, इस दौरान उनकी बहन का भी देहांत हो गया। फिर उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा भी दी, उन्होंने उत्तीर्ण किया। ठीक फ्रेंड्स, इस दौरान उनकी बहन का भी देहांत हो गया। फिर उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा भी दी, जिसको उन्होंने उत्तीर्ण कर लिया, लेकिन उनकी रुचि आम जनता के लिए सेवा के प्रति अधिक थी, इसलिए उन्होंने नौकरी नहीं की। ठीक है, मतलब उन्होंने सिविल एग्ज़ाम भी निकाला और उसको पास भी किया, लेकिन वो अपनी ज्वाइनिंग नहीं किए क्योंकि उनका जो रुचि था वो जन सेवा में उनकी रुचि थी। इसी वजह से वो राजनेता के पक्ष में गए। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, उनकी एमए की जो परीक्षा थी वो भी उनकी कंप्लीट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उनकी बहन का देहांत हो गया था। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आगे बोलते हैं कि यहाँ पे बोला दीनदयाल उपाध्याय जी राष्ट्रीय संघ सेवक संघ के साथ उनकी क्या क्या चीज़ें थी वो आप यहाँ पे स्मरण कर सकते हैं। दीनदयाल जी को बचपन में ही समाज सेवा में समर्पित होने का संस्कार प्राप्त थे। ठीक है, सन 1937 में जब उन्होंने बीए की परीक्षा को प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने के बाद एमए में प्रवेश लिया था, तब वे अपने दोस्त बलवंत महाशब्दे के माध्यम से राष्ट्रीय संघ सेवक संघ में शामिल हुए। ये लाइन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने उनके दोस्त कौन था? बलवंत महाशब्दे। इसके अकॉर्डिंग मतलब इनके थ्रू ही वो राष्ट्रीय संघ सेवक संघ में शामिल हुए थे। ठीक है, क्लियर। इसमें उनके साथ उनके एक और सहपाठी सुंदर सिंह भंडारी भी इस संघ में शामिल हुए। उन्होंने राष्ट्रीय संघ सेवक संघ के स्थापक केबी हेडगेवार के साथ मुलाकात की। ठीक है, और खुद को पूरी तरह से संगठन में समर्पित करने का फैसला लिया। सन 1942 में, आप देखिए, सन 1942 में पूरे समय के लिए इस संघ के साथ जुड़कर उसके लिए काम करने लगे। यानी कि जब इन्होंने फुल टाइम, बोलते हैं ना कि पार्ट टाइम जॉब होती है, फुल टाइम जॉब होती है, तो ये फुल टाइम के लिए उसमें ज्वाइन हो गए 1942 ईस्वी में। उसके बाद इन्होंने संघ के साथ काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने संघ शिक्षा में प्रशिक्षण लेने के लिए नागपुर में 40 दिनों की ग्रीष्मकालीन RSS शिविर में भाग लिया और फिर इसके प्रचारक बने। यानी कि जो RSS शिविर में भाग लिया 40 दिन के लिए ग्रीष्मकालीन समय में, और इसके प्रचारक बन गए। ठीक है, सन 1955 में प्रचारक के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में काम किया। अब ये भी आपके लिए अच्छी लाइन है कि यहाँ पे 1955 ईस्वी में वो प्रचारक के रूप में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में काम किया। क्लियर। आज ये सबसे मुख्य पैराग्राफ, यहाँ से तो लगभग 10 से 15 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। इसको देखिए ध्यान से। भारत जनसंघ का निर्माण, यानी कि यहाँ पे देखिए इसका निर्माण कैसे हुआ। तो 1951 में भारतीय जनसंघ का निर्माण डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ने किया था। देखिए मैंने बोला ना कि ये क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, हमने भी कराया है, पिछली वीडियो देखी होगी, अपने प्लेलिस्ट चेक की है तो वहाँ पे आपने देखा होगा। ठीक है, श्याम प्रसाद मुखर्जी ने किया था 1951 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिसमें दीनदयाल उपाध्याय जी ही पहले उत्तर प्रदेश शाखा के महासचिव और बाद में अखिल भारतीय महासचिव के रूप में नियुक्त हुए। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। नियुक्त हुए डॉक्टर श्याम प्रसाद जी उनकी बुद्धिमत्ता और विचारधारा से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने उनके लिए कहा कि अगर मेरे पास 2 दीनदयाल होते तो मैं भारत की राजनीति चेहरे को बदल देता। ये भी पैराग्राफ आपके लिए मैंने एमसीक्यू में करा चुका हूँ, फिर देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। डॉक्टर श्याम प्रसाद द्वारा कहा गया, किसके लिए कहा गया? दीनदयाल के लिए कहा गया कि अगर मेरे पास 2 दीनदयाल होते तो मैं पूरी राजनीति, भारत की राजनीति का चेहरा बदल देता। ठीक,
यहाँ पे किंतु सन 1953 में डॉक्टर श्याम प्रसाद जी की मृत्यु हो गई। 1953 में डॉक्टर श्याम प्रसाद जी की मृत्यु हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि इस कारण संघ की पूरी जिम्मेदारी दीनदयाल जी पर आ गई, ठीक है। और इसमें 15 साल तक जुड़े रहे, ठीक है। इससे 15 साल तक जुड़े रहे और यह भारत की मजबूत राजनीतिक पार्टी में से एक बन गई और इस पार्टी के अध्यक्ष बने। उनके बाद वे प्रदेश के लोकसभा चुनाव के लिए खड़े हुए, लेकिन वे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में नाकाम रहे और इस चुनाव को उनकी हार हुई। वर्तमान में यह भारतीय जनसंघ की भारतीय जनता पार्टी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य बता देते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि जो 1951 ईस्वी में श्याम प्रसाद मुखर्जी ने इसका क्या किया था, इसका शुरुआत किया था। उसके बाद यहाँ पे 1953 में डॉक्टर श्याम प्रसाद जी की मृत्यु हो जाती है किन्हीं कारणों से। उन्होंने उनके लिए कहा कि अगर मेरे पास 2 दीनदयाल होते तो मैं पूरी भारत की राजनीति बदल देता। फिर तीसरा हमारे पास आता है कि यहाँ पे कि जो ये पार्टी थे जो इन्होंने चुनाव लड़ा था, ठीक है। 15 साल तक ये पार्टी में रहे और जब चुनाव लड़ा तो ये चुनाव को हार गए, यानी चुनाव इन्होंने नहीं जीता, चुनाव को ये हार जाते हैं, ठीक है। और जो आज की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, वही भारतीय जनसंघ पार्टी पहले थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य पे हम देखते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय जी का लेखक के रूप में करियर, यानी कि इनका करियर कैसा था वो देखिए कि ये एक राजनेता के अलावा एक लेखक भी थे। इन्होंने आज़ादी से पहले लखनऊ में एक मासिक पत्रिका राजधर्म का प्रकाशित किया। यहाँ पर ध्यान दीजिए, मासिक पत्रिका का नाम क्या था, राजधर्म। मासिक पत्रिका, इसको याद रखना। राजधर्म कौन सी थी, मासिक पत्रिका थी, ठीक। इसके बाद उनके इस गुण की पहचान हुई। उन्होंने लेखक के रूप में निम्न कार्य किए। पहले उन्होंने पत्रिका जब अपना प्रकाशित की तो उसके बाद इनको सब लोग जाने कि हाँ भैया लेखक भी हैं, ठीक है। कुछ और इनके में भी टेक्निक है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। विषय का नाम इन्होंने कौन-कौन सी पत्रिका यहाँ पे उन द्वारा लिखी गई है वो देख लीजिए। साप्ताहिक समाचार पत्र पंचजन्य, यानी कि साप्ताहिक जो प्रचार पत्र था वो पंचजन्य था, ठीक है। यहाँ पे दैनिक समाचार पत्र स्वदेश, ये भी देखिए यहाँ पे पूछता है दैनिक प्रचार कौन था, साप्ताहिक समाचार पत्र कौन था, इसमें बहुत कन्फ्यूजन, इसको याद रखिए, ठीक है। यहाँ पे नाटक चंद्रगुप्त मौर्य और जीवन, यहाँ पे आगे जीवनी और भी थे, यहाँ पे उसको हटा दिया गया, इंपॉर्टेंट जो थे वो आपके लिए मैंने दिखा दिया यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार क्या थे, तो इनके विचार पे ज़्यादा पूछता है कि इनके विचार को आप लोग एमसीक्यू में देता है कि दीनदयाल उपाध्याय कौन से विचार हैं, कौन से नहीं हैं। तो आपको उनको विचार को भी जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दीनदयाल जी इन सभी के अलावा एक विचारक भी थे, ठीक है। वे अपनी समृद्धि संस्कृति के आधार पर देश को बढ़ावा और इसका विकास करना चाहते थे और अंग्रेजों द्वारा छोड़ी गई पश्चिमी अवधारणा को खत्म करना चाहते थे। एक-एक लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, देखिए द्वीन एक विचारक भी थे, वो समृद्ध संस्कृति के आधार को देश को बढ़ाना भी चाहते थे और वो अंग्रेजों द्वारा छोड़ी गई पश्चिमी अवधारणा को खत्म करना भी चाहते थे। ये सब लाइन है, पॉइंट है, इसको आप लोग ऐसे मैं कहानी पढ़ रहा हूँ, कहानी तरह सुन के फिर उड़ा देना दिमाग से, है ना? इस सारी चीज़ें मैं पढ़ा तो रहा हूँ, अभी आपकी तरह दिमाग में जैसे बोल रहा हूँ, वो दिमाग में आ रहा होगा, लेकिन फिर क्या होगा, बाउंस बैक, यानी उड़ गया वो। पता नहीं क्या सर बोले, कौन से पैराग्राफ में क्या बताया, मुझे क्या पता। लेकिन अभी मैं पूछूँ भैया करण अर्जुन में कब शाहरुख खान मर गया था? तो तुरंत इनके दिमाग में बजेगा हाँ, इसको मारा गया था। उसके बाद भी पूछे कि भैया पठान मूवी ट्रेंड में चल रही है, अगर किसी भी मूवी की या फिर कोई भी आप लोग के सॉन्ग पूछा जाए तुरंत याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस पे आपका मन लगता है, उसमें आप लोग एकदम दिल से मन्नत के साथ एकदम पूरे जीव जान लगा देते हो अपना उसको याद करने में, उसको समझने में। तो उसी प्रकार से वीडियो को भी नहीं समझ में आया, वीडियो को फिर से देख लेना। वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में इसीलिए है, अब जब चाहो तब देखो। जितनी बार देखोगे उतनी बार आप लोग के मन में कंठस्थ होता चला जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, हम कहाँ पर थे? हाँ, फिर आगे बढ़ते हैं। आज़ादी के तुरंत बाद भारत में लोकतंत्र की स्थापना हुई, ठीक। लेकिन दीनदयाल जी गुलामी के इन वर्षों के बाद भारत के बारे में थोड़ा चिंतित थे। हालांकि उन्हें यह पता था कि भारत में लोकतंत्र शुरू से है, यह अंग्रेजों की देन नहीं है। उन्होंने लोगों की सोच बदली कि लोकतंत्र केवल लोगों को गुलाम बनाने एवं उनका शोषण करने के लिए नहीं है, बल्कि मजदूरों की समस्याओं को दूर करने के लिए है। वे अपनी समस्या लेकर सरकार के पास उनके निवारण के लिए जा सकते हैं, ठीक है। उनका कहना था कि किसी भी व्यक्ति को अपने दृष्टिकोण को सामने रखने का पूरा अधिकार है। यहाँ पे लोकतंत्र क्या होता है, जो हमारे देश में लोकतंत्र है कि इसमें आम आदमी का अधिकार होता है, अपनी बातों को, अपने मुद्दों को रखते हैं। जैसे बेरोजगारी का मुद्दा हो गया या कोई भी मुद्दा होता है, हम सरकार के सामने रखते हैं। अगर हमारे मुद्दे पे काम नहीं होता तो हम अपनी वोट को किसी और को देते हैं, तो इसको बोलते हैं आप लोग
अपनी भाषा में बोल सकते हैं, इसी को बोलते हैं लोकतंत्र। मतलब हर आदमी का अपना खुद का अधिकार है, अपनी बातों को सरकार तक पहुँचाने का अधिकार है। अगर यही लोकतंत्र नहीं होता, सरकार अपने मन का करती, आप यहाँ पे बेरोज़गार रहो या फिर आपकी कोई भी प्रॉब्लम समस्या हो, सरकार से उससे मतलब नहीं होता। लोकतंत्र का ये यहाँ पे फ़ायदा बताया गया है। प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान किया जाना चाहिए और शासन में शामिल किया जाना चाहिए, ठीक है? इस विचारधारा के चलते उन्होंने देश के लोकतंत्र को एक अलग परिभाषा को जन्म दिया, ठीक? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। दीनदयाल के अभिन्न मानवता यहाँ पे आगे बढ़ ये सब देखिए जो चीज़ें हैं ना, ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर मैं सब बताऊँ तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। पूरा आर्टिकल मैं पढ़ दूँगा तो फिर आप लोग क्या पढ़ोगे, ठीक है? तो targetbiljul.com वेबसाइट पे आके 3 लाइन पे क्लिक करके अपने आर्टिकल को पढ़ लीजिए। ये आर्टिकल नहीं है आपके लिए रामबाण होने वाला है। इसको पढ़ लेंगे तो फिर इसके बाद से क्वेश्चन नहीं आएगा। बाकी प्लेलिस्ट आप लोग चेक कर लेंगे तो उसमें जो आपका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एमसीक्यूज़ हैं वो भी बनाए हैं। इतना पढ़ लेना तो इतना आपके लिए सफिशिएंट है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें बता देते हैं आपको कि यहाँ पर उनकी कुछ रोचक बातें देख लीजिए कि दीनदयाल जी अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत ही साधारण व्यक्ति थे। वो धोती एवं कुर्ता पहना करते थे, ठीक है? और उनके साथ ही उनके सिर पर एक टोपी होती थी, ठीक है? क्वेश्चन कहाँ से बनेगा ये आपको ना हमें कुछ को किसी को पता नहीं है। तो आप लोगों को सबको ठीक है, तो ये पूरा आप लोग उस उनके रोचक तथ्य के बारे में खुद पढ़ लेना। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बजट के लिए यहाँ बताया गया है, तो यहाँ पे उनकी मृत्यु यहाँ पे आप आगे देख सकते हैं कैसे हुई थी, पूरा चीज़ यहाँ पे क्लियर है। इसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद आपको एमसीक्यूज़ अगर आप लोग अभी नहीं देखे हो तो यहाँ पे क्लिक कर देना, तो पूरे एमसीक्यूज़ की प्लेलिस्ट ऑटोमेटिक खुल जाएगी, ठीक? यहाँ पे आप कुछ यहाँ पे देख लीजिए अनमोल वचन उनके थे, तो अनमोल वचन को भी आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है? उसके बाद भी कोई दिक्कत, कोई समस्या आपके मन में आती है, अगर आप लोग चीज़ों को समझ गए होंगे तो उम्मीद करते हैं आर्टिकल पढ़ लोगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो कैसी लगी आपको ये जो नया तरीका था आपको समझाने का, ये कैसा लगा कहानी के रूप में, उसको ज़रूर बताना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्ज़ाम और अच्छे से एग्ज़ाम को लिखना और टारगेट सेमेस्टर के नाम को ऊँचा करना, जिससे कि कह सको कि हाँ, पूरी चीज़ें यहाँ से पढ़ी थी और वो एग्ज़ाम में आई। थैंक यू।